सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। और इसके टू द पॉइंट कंटेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस एक सेशन में। सभी टॉपिक को टू द पॉइंट इलेबोरेशन हमारा स्टार्ट होता है अब। और टॉपिक की बात करें जो कि इस चैप्टर में समाहित है, कंसोलिडेट है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, फीचर्स और टाइप्स, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें कि रूरल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पावर शेयरिंग के सभी एस्पेक्ट को टू द पॉइंट ब्रेक डाउन किया था, उसी तरीके से हम लोग आज फेडरलिज्म के सभी कंटेंट को, सभी एस्पेक्ट को, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को विद इन वन लेक्चर इसके हर टॉपिक को हम लोग एलेबोरेट करने वाले, डिस्कस करने वाले, जानने वाले हैं। बात जब आती है फेडरलिज्म की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पावर शेयरिंग से पैदा हुआ, पावर शेयरिंग जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसी से पैदा होने वाला चैप्टर है। और पावर शेयरिंग जब हम पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसमें 4 फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो है 4 फॉर्म्स में शेयर होते हुए हमें देखने को मिल जाती है। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पावर आर्गन्स में, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में शेयर होती है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में हमने देखा। फिर हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर होते हुए देखने को मिलती है, जिसमें कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। तो वही जो सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था पावर शेयरिंग, उसी को कंप्लीट, यानी उसी पे आधारित ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है। यानी कि जब पावर डिफरेंट लेवल्स पे, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे शेयर की जाती है तो उसी से बनता है फेडरलिज्म और उसी से आती है फेडरेशन। क्या पॉइंट है, क्या कंटेंट है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन की। बात करें सबसे पहला पॉइंट, तो जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, तो उसमें हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका, 2 देशों की केस स्टडी को, जिसमें हमने देखा कि बेल्जियम ने पावर को क्या कर दिया, कंसोलिडेट नहीं किया, शेयर कर दिया, जिससे वहां पे किसी प्रकार का सिविल वार हमें देखने को नहीं मिला। जबकि वहीं पे श्रीलंका की जब हम बात किए तो श्रीलंका में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने पावर को पूरी तरीके से कंसोलिडेट करके अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वार जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। तो आखिर हमें समझ में आ गया कि इन दोनों देशों की जो केस स्टडी हमने पढ़ा था, इन दोनों ने में से इसने अपने यहां क्या किया, पावर को शेयर किया। इसने अपने पावर को क्या किया, शेयर किया, जबकि इसने अपने पावर को कंसोलिडेट करके अपने पास रखा बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से यहां रिजल्ट क्या आया, शांति वाला माहौल बना, और यहां पे रिजल्ट क्या आया, सिविल वार वाला। तो हमें समझ में आ चुका है जब पावर की शेयरिंग होती है तो उसी को बोलते हैं क्या, फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। और जब पावर की शेयरिंग नहीं होती है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। अब ये टॉपिक क्या है, इसको हम लोग आगे जानने वाले हैं। बात करें तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं। एक होता है ऐसी गवर्नमेंट जो पावर को क्या करे, शेयर करे, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो पावर को कंसोलिडेट करे, पावर को शेयर ना करे। तो जो गवर्नमेंट पावर को शेयर करती है उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं वहां पे कि फेडरल सिस्टम है, यानी वहां फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है। और जो गवर्नमेंट पावर को शेयर नहीं करती है उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक सिस्टम बोलते हैं, एकल प्रणाली बोलते हैं। तो ये चीज हम जानते हैं कि फेडरल सिस्टम हमें बेल्जियम में देखने को मिला था और यूनिटरी सिस्टम हमें श्रीलंका में देखने को मिला था। बात करें अगर फेडरेशन की, तो फेडरलिज्म होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इसके जितने भी सब्सिक्वेंट जो यूनिट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, उन सभी के बीच में। यानी कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी और इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, यानी जो घटक इकाइयां होती हैं देश को बनाने में, जो जो घटक लगते हैं, जो जो यूनिट्स होती हैं, उन सबके बीच में जब पावर की शेयरिंग होती है, सो दीज टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी आर कॉल्ड फेडरलिज्म। यानी ये व्यवस्था ही क्या कहलाती है, फेडरलिज्म। जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में शेयर होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। आई होप आपको फेडरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा, यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे इसके कंट्राडिक्शन में यूनिटरी सिस्टम होता है, यानी कि अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
यानी यहां पर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या, जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होती है, किसमें, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, उन सभी लेवल्स में पावर की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और इसमें एक फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जबकि यूनिटरी में हमने देखा कि इसमें या तो सिर्फ एक ही लेवल होता है, और अगर दूसरा कोई लेवल होता भी है तो उसी के सब यूनिट्स होते हैं, और वो सभी भी पावर को फ्रीली एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी सबऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें फेडरेशन आर द कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी सिस्टम, मतलब हम समझ चुके हैं कि इसका ये जो फेडरल सिस्टम है और ये जो यूनिटरी सिस्टम है, ये एक दूसरे के क्या है, कंट्राडिक्शन में है। फेडरल में क्या होता है कि पावर शेयर होती है, इसमें पावर शेयर नहीं होती। इसमें कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या तो उसके सब यूनिट्स होते हैं जो उसके सबऑर्डिनेट में होते हैं। तो ये टॉपिक हम समझ चुके हैं कि सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट होती है। बेल्जियम और श्रीलंका को देखने के बाद हम समझ चुके हैं कि 2 सिस्टम आपके गवर्नमेंट के हो सकते हैं, देखते हुए मतलब देखने को मिल जाते हैं। पहला फेडरल सिस्टम, दूसरा यूनिटरी सिस्टम। फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद सीधे आते हैं कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या, कैसे किसी चीज को हम लोग फेडरलिज्म बोल सकते हैं, या कब अगर किसी देश को कहना कि यहां पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, या फिर हम कह दें कि फेडरलिज्म, हम लोग जान चुके हैं कि कम से कम पावर की क्या हो, शेयरिंग हो, पावर की क्या हो, शेयरिंग हो, ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन और क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इस देश में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, या इस देश में फेडरलिज्म व्यवस्था है, या फिर यहां पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसके लिए कुछ फीचर्स को अलॉट किया गया है। अगर ये फीचर्स मिलते हैं देन वी कॉल इट एज कि इट इज अ फेडरल कंट्री, इट इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, फीचर है, वो ये है कि अगर कोई देश जिसको अपने आप को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहना है, तो वहां पे कम से कम देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या देयर आर 2 और मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उस देश में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो यूनिटरी, और कम से कम 2 है, अधिक से अधिक 3 हो जाए, 4 हो जाए, उससे मामला नहीं, लेकिन कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अलग अलग जो टियर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबके देखिए सेम सिटीजन को ही गवर्न करेंगे। अगर एक नागरिक अगर मैं हूं तो मैं यूपी का भी गवर्नमेंट नागरिक हूं, और मैं इंडियन गवर्नमेंट के अधीन में रहने वाला भी नागरिक हूं, लेकिन उन दोनों लोग के द्वारा जो मैं शासित हो रहा हूं, वो लोग जो शासन कर रहे हैं, दोनों लोग, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी एरिया ऑफ कंट्रोल, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट टियर्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को, एक ही नागरिक को, दोनों लोग, लेकिन एक ही नागरिक को किन किन क्षेत्रों पे कौन शासन करेगा, इसके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी एरिया ऑफ कंट्रोल बना हुआ है। यानी कि each tiers has its own jurisdiction in the specific matter like that legislation, taxation और एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एक सेम सिटीजन पे ही स्टेट गवर्नमेंट भी शासन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करेगी, लेकिन दोनों के एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। साथ ही साथ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो संविधान में क्लियरली गारंटीड है कि किन किन मुद्दों पे कौन शासन करेगा, किन किन मुद्दों पे कौन शासन करेगा। मतलब सेंटर किन किन मुद्दों पे शासन करेगी जनता को, और स्टेट किन किन मुद्दों पे जनता को शासन करेगी। साथ ही साथ द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। यानी किसी भी प्रकार के फंडामेंटल प्रोविजंस को आपको कभी भी सेंट्रल, या ये मान लीजिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है और ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कोई बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई अकेले किसी प्रकार के फंडामेंटल प्रोविजंस को अकेले बदल नहीं सकती। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, अकेले उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना है देन क्या रिक्वायर होगी, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेंगे, अनुमति देंगे, तभी किसी भी प्रकार के फंडामेंटल प्रोविजंस को बदला जा सकता है।
तो कभी भी किसी फंडामेंटल प्रोविजन को, अगर कोई देश है अगर उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, तो किसी प्रकार के फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कभी यूनिलेटरली कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना है देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज कि कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, देन उस कंडीशन में उन दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट होगी यानी जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो एक्ट एज एन अंपायर, वो एक अंपायर की तरह क्या करती है, काम करती है। अगर कभी भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय सेंट्रल और स्टेट या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस कंडीशन में हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर। साथ ही साथ किसी प्रकार की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, उसको चलाने के लिए, उसको व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और वो पैसे आएंगे कहां से? वो पैसे आते हैं बाई टैक्सेस। और उस टैक्सेस में कौन कितना लेगा ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है, क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो कैसे अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी ईच लेवल ऑफ लेवल जब बोला जाए, टीयर जब बोला जाए, तो आपको ये समझना है सेंट्रल या तो स्टेट। तो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, इन दोनों के आपके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, किसको? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को क्या करने के लिए? इंश्योर करने के लिए ये बात क्लियरली स्पेसिफाइड है कि भाई ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कितने होंगे, मतलब किन किन मुद्दों पे कौन टैक्स लेगा, मतलब कि अगर टैक्स आ रहा है तो कौन कितना लेगा, सेंटर कितना लेगी, स्टेट कितना लेगी, ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है। और साथ ही साथ जो आखिरी बिंदु है कि द फेडरल सिस्टम की अगर बात करें, दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। एक फेडरल सिस्टम के दो प्रमुख एम होते हैं, गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कर्तव्य होते हैं। पहला क्या कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज। यानी कि एक फेडरल सिस्टम, एक फेडरलिज्म की प्रैक्टिस अगर एक देश में हो रही है तो वहां पे उस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी या उस फेडरलिज्म की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो यूनिटी ऑफ द कंट्री और देश की एकता और देश की जो सुरक्षा है उसको क्या करे, प्रमोट करे। और साथ ही साथ जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, उन सभी को एकोमोडेट करे, समावेशित करे। तो यानी दो ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 फीचर्स पढ़ लिए किसके? फेडरलिज्म के। यानी ये सातों फीचर्स अगर मिलते हैं देन वी कॉल इट इज अ फेडरल कंट्री। अगर कोई देश में ये सभी फीचर्स हमें मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं कि हम कह सकते हैं बड़े ही दावे के साथ कि उस देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पहला क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने सब पढ़ लिया। और फाइनली लास्ट में कहा कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम में एक चीज बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है, क्या? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उनका आपस में, अगर वो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपस में उनका म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर जैसी बातें होनी चाहिए। तब एक फेडरल जो है आइडियल फेडरल की तरफ क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को क्या कर लिया, देख लिया। अब फीचर्स की बात अगर बात करें तो डिफरेंट रूट्स में हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट हमने देख लिया, अलग अलग गवर्नमेंट होती है, चाहे यूएसए गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, ये सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है। तो कैसा फेडरलिज्म, कैसी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस इनके यहाँ हो रही है? तो इस तरीके से मन में प्रश्न आता है कि अगर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, स्पेन है, बेल्जियम है, यूएसए है, तो इन सभी में सभी लोग क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ फेडरेशन है। तो फेडरेशन भी कैसा फेडरेशन है? जो वो फेडरेशन जो है वहां की हो रही पावर शेयरिंग पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है। तो इस आधार पे फेडरेशन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। पहला कौन सा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फेडरेशन की अगर बात करेंगे टाइप्स की, तो दो टाइप्स की फेडरेशन भी होती है। पहला कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहा जाता है? जब इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आते हैं ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटीज। जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में क्या साथ आते हैं और फॉर्म अ बिगर यूनिट, क्या बनाते हैं? एक बड़ी यूनिट बनाते हैं।
और इस ऐसा करते थे मैं वो अपनी अपनी सोवरेनिटी को पूल करके, क्या करके, पूलिंग देयर सोवरेनिटी, तो अपनी सोवरेनिटी को पूल करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं। क्या रहते हैं, आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो मिल जाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी, जो स्टेटहुड वाली आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, आइडेंटिटी भी उनकी रहती है लेकिन अपनी सोवरेनिटी को पूल करके जब छोटे छोटे स्टेट साथ में आते हैं और एक बड़ी यूनिट्स का बनाते हैं, बड़े यूनिट्स का निर्माण करते हैं, और इसके पीछे जो रीजन रहता है वो मेन रीजन जो है टू इनहेंस देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से जब छोटे छोटे स्टेट्स आपस में अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हुए बट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं, आइडेंटिटी रिटेन रहती है, यानी कि जब वो मिल जाएंगे तो उनके खुद की सभी जितने स्टेट्स मिले हैं सबकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, आइडेंटिटी सभी स्टेट्स की रिटेन रहेगी लेकिन अपनी अपनी सॉवरेनिटी को क्या करते हैं, पूल करके एक साथ आते हैं, बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं और पावर को शेयर करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग या दिस टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या कहलाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आते हैं और अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हुए, पूलिंग देयर सॉवरेनिटी, और उस तरीके से बनाते हैं क्या, ए बिगर यूनिट, तो इस प्रकार से जो देश बनता है उस देश में हम कहते हैं कि यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस हुई है। और ऐसे देशों का एग्जांपल आप देख सकते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसी बातें देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करें तो जब एक लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द constituent states and the national government, then these types of power sharing या these types of federation are called holding together federation। और ये हमें देखने को मिलता है क्या, इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में। दोनों चीजों को हमने समझा कि जब छोटे छोटे स्टेट्स क्या करते हैं, साथ आते हैं, जब छोटे छोटे स्टेट क्या आते हैं, साथ आते हैं और एक बड़ी यूनिट्स का निर्माण करते हैं, इस टाइप की फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और वहीं पे जब एक बड़ा स्टेट अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। तो जब एक बड़ा एक देश अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दे, अपने सभी घटकों में क्या कर दे, शेयर कर दे और इस प्रकार के फेडरेशन को बना दे, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। क्या बोलते हैं, और होल्डिंग टुगेदर। और जब छोटे छोटे स्टेट्स आपस में साथ आके एक बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं, बड़े देश का निर्माण करते हैं, तो इस टाइप के फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि अपनी पावर को वो डिवाइड करेगी किसके बीच में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, तो दिस टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये हमें इंडिया, स्पेन और बेल्जियम के केस में देखने को मिल जाता है। अब तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स पढ़े, उन तीनों पॉइंट्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग फॉर्म्स में बनते हैं, लेकिन हमने अब तक, आपको कंसोलिडेशन होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा 3 टाइप के क्वेश्चन को हम देने के लिए सक्षम हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं जिसमें कि फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी सिस्टम, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम श्रीलंका एंड बेल्जियम। यानी फेडरेशन कंट्रास्टेड होता है किसके, यूनिटरी सिस्टम के, और इसमें जो है बेल्जियम और श्रीलंका केस को भी बताना है और उसको बताते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015-20 में आया हुआ है और कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इधर भी आपके लगातार आते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम लोग जो है कैपेबल हो चुके हैं। फिर एक्सप्लेन द मेजर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, यानी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की जवाब को भी देने के लिए हम लोग सक्षम हो चुके हैं। यानी अभी हमने जिन जिन टॉपिक्स पे स्टडी किया, जिन जिन टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, उनसे संबंधित क्वेश्चन को हमने देख लिया। स्टेट टू एग्रीमेंट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो किन किन रूप में फेडरेशन बनता है, तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, यानी तीनों प्रश्नों को, ये फीचर्स, अलग अलग फॉर्म्स और साथ ही साथ आपके फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, इन तीनों टॉपिक को पढ़ा और तीनों के क्वेश्चंस को देखा। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, हमने देख लिया। फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ये हमने देख लिया। हमने देखा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देखा 7 फीचर्स देख लिए। हमने क्या देखा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, आखिर वो क्या चीज है जो इंडिया को क्या बनाती है,
फेडरल कंट्री बनाती है। तो जितने फीचर्स हमने फेडरल सिस्टम के पढ़े, फेडरलिज्म के जितने फीचर्स पढ़े, उन सभी फीचर्स को अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर चेक करना है कि इंडिया क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, तो उन सभी फीचर्स को मिला लेते हैं इंडिया के साथ, और मिलाने के बाद अगर मिल जाता है देन वी कॉल इट एज इंडिया एज फेडरल कंट्री। चेक करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग चेक करेंगे। इंडिया में सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया के केस में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। शुरुआत में भारत में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी, जिसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल और स्टेट। बाद में संविधान में अमेंडमेंट किया गया और 73rd और 74th अमेंडमेंट करके रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, यानी 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को बना दिया गया। पहले 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, 2 लेवल तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। यानी पहला फीचर ऑफ फेडरलिज्म हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, 3 tier ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में प्रोवाइड किया है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। यानी पहला फीचर हमारा मिल रहा है कि 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो भारत में इसका मतलब फेडरल सिस्टम की प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन एक चीज आपको याद करना होगा, भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के फेडरल शब्द का यूज नहीं है। आर्टिकल 1 को आप देखेंगे तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया जो फेडरल कंट्री नहीं बोला है भारत राज्यों का एक संघ है। फेडरल शब्द का यूज नहीं, लेकिन जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो संघवाद के जो सिद्धांत हैं, वो भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। प्रिंसिपल की प्रैक्टिस तो हो रही है, लेकिन शब्द का यूज नहीं है। ये चीज आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि आपके डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं गवर्न करते हैं सेम सिटीजन्स को, लेकिन इनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक लेजिस्लेटिव पावर का एग्जांपल के माध्यम से बता रहा है कि लेजिस्लेटिव पावर देखिए कैसे किन किन मुद्दों पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है एक ही नागरिक के लिए, और किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और किन किन मुद्दों पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सभी टॉपिक्स आते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो सभी मुद्दे आते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है, वो सूची होती है जिसपे दोनों संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन सभी मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाता है, और पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सभी मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेट लिस्ट वाले यानी स्टेट लिस्ट में रखा गया है, यानी इस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जबकि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे कौन कानून बनाता है, कंकरेंट, यानी दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यानी फॉरेस्ट वाला कोई मुद्दा है, जंगलों कटाई, जंगल किसी राज्य में पड़ते हैं और राज्य कहेगा हम इस जंगल को कटवाना चाहते हैं, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकता, उस पर एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि पेड़ जो होते हैं किसी की एक प्राकृतिक संपदा है, आप नुकसान करेंगे तो पूरे देश का नुकसान होता है, इसलिए इस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये सभी लिस्ट बना दी गई कि किन किन लिस्ट पे स्टेट बनाएगा, किस पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और किन पे दोनों मिलकर बनाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट और आता है रेसिडरी सब्जेक्ट। कुछ ऐसे मुद्दे आए जो ये तो संविधान बनते समय डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी आए जो संविधान बनने के बाद कुछ समस्याएं देखने को मिली, जैसे साइबर अटैक और भी तमाम चीजें देखने को मिली, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी जो प्रॉब्लम्स थी, ये मुद्दे आए बाद में, संविधान बनने के बाद, चूंकि कंप्यूटर है उसके बाद आया। तो इस पे अब ये हुआ कानून कौन बनाएगा, इसको किस लिस्ट में रखा जाए, इसमें तो इसको एक अलग ही व्यवस्था में रखा गया, एक अलग ही विषय में रखा गया, जिसको बोला गया रेसिडरी सब्जेक्ट। क्या बोला गया, रेसिडरी सब्जेक्ट। तो रेसिडरी सब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। यानी वो सभी मुद्दे जो संविधान बनने के बाद आए, और वो प्रॉब्लम्स पे अगर कानून बनाने की जब बात आई तो ये हुआ कौन बनाएगा, तो इस मुद्दों पे जो मुद्दे संविधान बनने के बाद जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, उनको रखा गया रेसिडरी सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या, ये भी फीचर हमारा मिल रहा है। अगला क्या है, रेसिडरी सब्जेक्ट हमने देख लिया। अगली पॉइंट क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अगर भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है तो कौन सा फेडरलिज्म यानी कौन सा फेडरेशन है, कमिंग है कि होल्डिंग है, तो भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस होती है। क्यों, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर मैंने पढ़ा था कि जब एक बड़ा देश अपनी पावर को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इंडिया कंटेक्स्ट में ऐसा होता भी है। और एक चीज और आपको याद रखनी होगी
कि कमिंग में क्या होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सबकी पावर क्या होती है, इक्वल होती है, और वहीं होल्डिंग में सबकी पावर क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो इंडिया कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भारत में किस प्रकार के फेडरेशन है, तो भारत में आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अगर इंडिया में है तो क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स भारत से मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे नदर्न स्टेट्स की बात कर दें, नागालैंड की बात कर दें, और भी तमाम नदर्न स्टेट्स की बात कर दें, और जम्मू कश्मीर इसके पहले था, आप देखे थे उसको स्पेशल स्टेटस मिला था। जैसे यूनियन टेरिटरीज भी भारत में एग्जिस्ट करती है जिनको बहुत कम पावर दिया जाता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बहुत अधिक पावर दिया जाता है। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को उतनी पावर प्रोवाइड कराती है। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब भारत में फेडरेशन की प्रैक्टिस हो रही है, और भी कौन सा फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगला पॉइंट है, भारत कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फंडामेंटल प्रोविजंस को कभी भी कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले यूनिलैटरली बदल नहीं सकती। ये व्यवस्था भी भारत में है। क्यों? क्योंकि अगर बदलना है तो सबसे पहले बोथ द हाउस में ये चीज पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में वो विचार, वो बात कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। और इसके बाद देन इट इज बी रेडिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, और साथ ही साथ आधे से अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्य इसको रेटिफाई करें कि हाँ ये बदल दो, तब तो कोई चीज बदल सकती है, तब कोई फंडामेंटल प्रोविजन बदल सकता है। यानी भारत में सेंट्रल चाहे या स्टेट चाहे तो अकेले किसी कानून को बदल नहीं सकती। अगर बदलना है तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट, वो बिल जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बोथ द हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के द्वारा कम से कम 2/3 सीट के द्वारा 2/3 बहुमत के साथ वो पास होता है। और इसके बाद हाफ ऑफ द टोटल स्टेट यानी कम से कम 14 स्टेट, 14 प्लस स्टेट उस चीज को रेटिफाई करें, तब जाके किसी फंडामेंटल प्रोविजंस को हम बदल सकते हैं। तो ये भी चीज भारत से क्या हो रही है, बिल्कुल मिल रही है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर, सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये भी हम लोग पता है। एंड पावर टू रेज रिसोर्स बाय लिंक टैक्सेस विद द बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, भाई कौन कितना टैक्स लेगा ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी सभी फीचर्स भारत के साथ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। सो हम कह सकते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट फेडरल शब्द का यूज इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो अगर भारत एक फेडरल कंट्री है तो भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे प्रैक्टिस होती है। करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। प्रोविजन जरूरी है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because the clearly laid down the constitutional provision। सिर्फ constitutional provision को दे देने से भारत एक फेडरल कंट्री नहीं बन गया, बल्कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ये भारत की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रही है वो कहीं ना कहीं इसके रियल सक्सेस को दिखाती है। जैसे भारत में 3 चीजों की प्रैक्टिस हुई है, और इन तीनों की प्रैक्टिस होते हुए देखने को मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। जैसे सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट भारत में बनाए गए, भाषाई तौर पर राज्य बनाए गए। दूसरा है भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी है, जो भाषाई नीति है, वो बड़ी शानदार थी। सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये भी बताता है कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। जैसे इन तीनों को हम लोग विद इन वन स्लाइड हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो भाषाई तौर पर राज्य बनाया गया। शुरुआत में जब भारत बना तो तमाम रिलीजन के आधार पर बटे और देश बन गया। भारत पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पे। बाद में सिस्टम आया, भाषाई तौर पे राज्य बनाने की डिमांड उठी, तब इससे कुछ नेशनल लीडर्स डर गए कि अगर ऐसा होता है, भाषाई तौर पे राज्य बनाते हैं, तो फिर भारत क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। भारत फिर जो है, जो यूनिटी है वो गड़बड़ हो जाएगी, भारत खंड खंड हो जाएगा, जो अखंड भारत है वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसका लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत शानदार हो गया। तो ये चीजें भारत में जो लिंग्विस्टिक स्टेट के माध्यम से हम कह सकते हैं, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए थे वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था भारत के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, और जब ऐसा हुआ था तो बहुत शानदार रिजल्ट मिला। तो इसके बाद सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट ही नहीं, बल्कि सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर ही नहीं बनाए गए, बल्कि डिफरेंट एथनिसिटी जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पे भी स्टेट्स बनाए गए।
जैसे पहाड़ी एरिया उत्तराखंड है तो उस पहले यूपी में एग्जिस्ट किया करता था, संयुक्त प्रांत नाम थे, यूनाइटेड स्टेट्स के नाम थे। बाद में वो उत्तराखंड को अलग करके एक वो ज्योग्राफी के आधार पर बनाया गया। उत्तराखंड क्या है, अपनी भौगोलिक स्थितियों की वजह से बनाया गया। तो सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनाया गया, जबकि लोग लैंग्वेज से ही डर रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर बनाएंगे तो देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जबकि लैंग्वेज भी बनाए गए, ज्योग्राफी भी बनाए गए, एथनिसिटी के आधार पर भी बनाए गए। जैसे नागा कम्युनिटी रहती है तो उसके लिए नागालैंड बनाया गया। ये चीजें तो सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे ही नहीं बल्कि अलग अलग डिफरेंट बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर बनाया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये सभी चीजें देखने को मिलते हैं। यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। साथ ही साथ लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो भारत में श्रीलंका की तरह सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को इंपोज नहीं कर दिया गया, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना दिया गया, बाकी सभी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड नहीं कर दिया गया, बल्कि सभी लैंग्वेज को सभी भाषाओं को समान भाव से देखा गया। जैसे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द नेशनल लैंग्वेज स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत में आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं, टोटल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। रिकॉग्नाइज और शेड्यूल 8th शेड्यूल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसके अनुसार, यानी जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अनुसार भारत में 22 भाषाओं को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। यानी कोई अगर कैंडिडेट यूपीएससी लेवल का एग्जाम देना चाहता है तो इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा को चूज कर सकता है। यानी किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। यानी जो लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी है ये दिखा रहा है कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। तो अर्थात जो फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है इंडियन पॉलिटिक्स लीडर के द्वारा, ये बता रही है कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस बिल्कुल 100% हुई है। और लास्ट पॉइंट देखा जाए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो इसको 2 पॉइंट से हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s। बिफोर 1990s की बात करें तो भारत में फेडरलिज्म उतना शानदार नहीं चल रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को साथ पावर को, रेवेन्यू को शेयर प्रॉपरली नहीं करता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन समय बदलता है, वक्त बदलता है, अलायंस बनाने का सिस्टम आता है, कोलिजन गवर्नमेंट का जमाना आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको भी उसका काम करना पड़ेगा। तो उसने सेंट्रल ने स्टेट को पावर को शेयर किया। यानी कि बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s के केस को बात देखा जाए तो बिफोर 1990s सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवलरी पार्टी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की राइवलरी पार्टी स्टेट में एग्जिस्ट किया करती थी, उन सभी को हटाने के लिए वो संविधान को मिसयूज करती थी, क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं थी। सो इसकी वजह से कहीं कहीं अंडरमाइन हुआ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं होता था। लेकिन समय बदलता है और आफ्टर 1990s की बात करें तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट काफी भारी था, अब क्या लगभग इक्वलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट एरा ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। आफ्टर 1990s के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी मिली ही नहीं, पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उसको स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल पार्टी का सहयोग लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। कोलिजन गवर्नमेंट का समय आया, जिससे कि जब उसको उसका सहयोग चाहिए तो उसके साथ वो पावर शेयर करने लगा। यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखा जाए तो इसकी मदद से भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, यानी पावर की शेयरिंग हुई है। तो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ पावर शेयरिंग भी होता है और रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को भी क्या किया जाने लगा, रिस्पेक्ट किया जाने लगा। यानी इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए देखने को मिल जाती है। अगला लास्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पावर का विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण, ये पावर है हम पूरी कंसोलिडेट कर दिए, सेंट्रलाइज कर दिए, तो इसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पावर को क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चारों तरफ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, तो इसको बोलते हैं पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो कैसे डिसेंट्रलाइज कर दिया, इसको हम लोग देखेंगे रूरल लोकल क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसमें कि रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है इसको देखते हैं तुरंत। डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, पहले इसको समझना है कि when power is taken away from the central government, when power is taken away from the central and state government and given to local government is called decentralization। जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए, लोकल मतलब स्थानीय सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन। और इस डिसेंट्रलाइजेशन में के लिए बारे में थोड़ा सा समझा जाए तो ये चीजें तर्क दी जाती है कि लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम को बहुत शानदार तरीके से जानते हैं,
और वो कहीं ना कहीं वो अपने लोकल लेवल पे उसको अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। इसलिए अगर पावर उन्हीं को ट्रांसफर कर दी जाए तो शायद वो अपनी समस्याओं को बहुत शानदार तरीके से क्या कर लें, हल कर लें। इसलिए व्यवस्था की गई किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की। लेकिन जब पहले शुरुआत में हुआ, लेकिन बहुत ही लेस इफेक्टिव टर्म में हुआ, बहुत कम हुआ। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किए गए और 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत संविधान में, भारत में व्यवस्था में क्या बोल सकते हैं, भारतीय व्यवस्था में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें कि 73rd अमेंडमेंट करके रूरल लोकल गवर्नमेंट और 74th अमेंडमेंट करके आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट बना दिया गया। तो क्या क्या स्टेप उठाया गया, क्या मेजर स्टेप उठाए गए डिसेंट्रलाइजेशन में, जो कि 1992 में हुआ। सबसे पहला काम कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि अब क्या होंगे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रेगुलर इलेक्शन होंगे, रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। साथ ही साथ सीट को रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी और ओबीसी के लिए सीटें क्या कर दी गई संविधान में पूरी तरीके से, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सीटें रिजर्व कर दी गई एससी एसटी और ओबीसी के लिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी क्या कर दी गई, पोजीशन रिजर्व कर दी गई, जिससे महिलाओं को भी इंपावरमेंट, महिलाओं के साथ भी इंपावरमेंट हुआ। और स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, जो कि बनाई गई इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, यानी म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसका नाम क्या था, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट गवर्नमेंट को ये जरूरी कर दिया गया कि टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, कि अब आप कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू को हर हाल में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी हम समझ चुके हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट, यानी स्टेट और गवर्नमेंट से, स्टेट और सेंट्रल से लेके पावर लोकल गवर्नमेंट में क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या होता है, पहला होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था, पंचायती राज, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो जिसको म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये गांव से कहां तक जाता है, शहर तक। कहां तक जाता है, गांव से शहर तक जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। जैसे बात करें कि गांव में क्या होती है, ग्राम सभा होती है, पंच और सरपंच होते हैं। वहीं पे मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लॉक जिसको या फिर पंचायत समिति बोलते हैं, और ये पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ जिला परिषद जो होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या होती है, पॉलिटिकल बॉडी होती है। लेकिन हम लोग सीधे इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसको समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर बात करें रूरल लोकल गवर्नमेंट की, किसकी बात करें, रूरल लोकल गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये गांव के लेवल पे, किस पे होती है, गांव के लेवल पे। जैसे एक गांव है, छोटा सा ग्राम है, हो सकते हैं एक से अधिक गांव, छोटे छोटे, कई छोटे छोटे गांव मिलकर क्या बनते हैं, ग्राम पंचायत। या फिर छोटे छोटे एक गांव है तो भी ग्राम पंचायत, और बहुत छोटा गांव है तो कैसे मिल जाते हैं, ग्राम पंचायत बनती है। क्या बनती है, इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है। और कई सारी ग्राम पंचायत मिलती हैं एक ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत मिलती हैं, ग्राम पंचायत मिलती हैं, वो बनती है पंचायत समिति। ये क्या बना, ग्राम पंचायत। क्या बनता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये बनती है पंचायत समिति। क्या बनती है, पंचायत समिति। और कई सारी पंचायत समितियां मिलती हैं, कई सारी पंचायत समितियां मिलती हैं, तो उससे बनती है क्या, जिला परिषद। क्या बनता है, जिला परिषद। क्या बनता है, जिला परिषद। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब ग्राम सभा समझिए, ग्राम पंचायत समझिए, पंच सरपंच समझिए। गांव एक गांव होता है, मान लीजिए कोई एक छोटा सा गांव है, उस गांव में जितने भी एडल्ट वोटर्स होते हैं उनको ग्राम सभा कहा जाता है। जितने भी एडल्ट वोटर्स होते हैं उस गांव में, उन जो वोट देने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। और वही ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत को। और इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। और उस ग्राम पंचायत में जो पंच और सरपंच क्या होते हैं, पंच और सरपंच। सरपंच क्या होता है, उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है, गांव के लेवल पे जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम लोग जो प्रेसिडेंट बोलते हैं, यानी वो होता है सरपंच। पंच और सरपंच यानी ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं गांव में उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। और वही ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को, और वही ग्राम पंचायत में से तब इलेक्ट होते हैं आपकी, मतलब ग्राम पंचायत में मतलब पंच और सरपंच को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी ग्राम सभा। अब यही पंच सरपंच आपके पूरी गांव की व्यवस्था को, सुपरविजन को एक ग्राम सभा देखते हुए इन्हीं से करवाती है, पंच और सरपंच से।
ये व्यवस्था होती है। वहीं पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे ग्राम पंचायत मिलते हैं तो बनते हैं क्या, पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। और कई सारी ग्राम पंचायत मिलती है तो बनता है क्या, जिला परिषद। क्या बनता है, जिला परिषद। और पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसको हम ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। जिला परिषद की बात करें, जिला परिषद आपका जिले लेवल पे होता है और इसमें एमपी एमएलए और जितने भी पॉलिटिकल हेड होते हैं, मतलब एक बोला जाए एमपी एमएलए और जिला परिषद चेयरपर्सन, जिसको हम लोग अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष बोलते हैं, वो सभी इसमें इसकी बॉडी में एग्जिस्ट किया करते हैं। जैसे पॉलिटिकल हेड कौन होता है जिले का, पूरा जिला परिषद अध्यक्ष ही होता है। और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है आपका पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। और पॉलिटिकल हेड कौन होता है, जिला परिषद। कौन होता है, जिला परिषद। यानी हम गांव का, रूरल लोकल गवर्नमेंट का हम लोग स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, और साथ ही साथ पंचायत समिति क्या होती है, और साथ ही साथ जिला परिषद क्या होता है। ये टॉपिक हमने समझ लिया कि जब छोटे छोटे गांव मिलते हैं तो ग्राम पंचायत बनती है, और कई सारी ग्राम पंचायत मिलती है तो पंचायत समिति बनती है, और कई सारी पंचायत समिति मिलती है तो बनता है जिला परिषद। क्या बनता है, जिला परिषद। ये हमने देख लिया। तो ये चीजें हमने देख लिया कंप्लीट स्ट्रक्चर रूरल लोकल गवर्नमेंट का। वहीं पे आपकी बात करें अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरिया। जो गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन एरिया में होती है उसको बुलाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि छोटे छोटे शहरों में क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज, और बड़े बड़े शहरों में क्या होती है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन। जो म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो हेड होता है, यानी जो बड़ी बड़ी शहरों का जो हेड होता है, उसको मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन भी हमने इसी सेशन में, इसी चैनल पे किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जो छोटे शहरों के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी हेड को जो बोला जाता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और जो बड़े बड़े शहरों में का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेयर। तो इस तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट को हमने देख लिया। अब बात करेंगे लोकल सब गवर्नमेंट की अचीवमेंट की, तो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयर करने की वजह से 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सीधे हमें देखने को मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन कंट्री। ये हमारे देश में डेमोक्रेसी को और गहराई तक ले गया, और साथ ही साथ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और हमारे देश में उनकी आवाज को शानदार किया है, महिलाओं को। किसने, लोकल गवर्नमेंट ने। चैलेंज की बात करें तो इलेक्शन आज भी लोकल गवर्नमेंट में होते हैं बड़े जोश के साथ, लेकिन ग्राम सभा आज भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी सिग्निफिकेंट पावर को, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू को अभी भी शेयर नहीं करते हैं, ना ही एडिक्वेट रिसोर्स को अभी भी सिग्निफिकेंटली जो है ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये चैलेंजेस है, ये अचीवमेंट है। तो इस तरीके से हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लिया, जान लिया, तैयार कर लिया। इसी के साथ हमारा सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर को आप पूरा अच्छे से क्या कर लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। और ये इस तरीके से हमारा वन शॉट आपका फेडरलिज्म का कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके सभी टू द पॉइंट जो हमने ब्रेक डाउन किया उसके सभी एस्पेक्ट आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।